नमस्कार। हम हाजिर हैं सामाजिक विज्ञान कक्षा 7वीं की एक बुक को लेकर के, और इस पाठ का नाम है 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। हम लोग इस अध्याय में ये जानने की कोशिश करेंगे ये 1000 वर्ष हैं क्या। तो हमारी ये 1000 वर्ष हैं, ये हैं 700 से लेकर के 1700 तक के पीरियड में क्या क्या कुछ परिवर्तन हुए, उसको हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। चैप्टर को और अधिक शुरू कर सकें उससे पहले ही एक छोटा सा आपसे अनुरोध होगा कि हमारा एक छोटा सा चैनल है मानस अचल के नाम से, तो प्लीज़ इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस पाठ को ज़रूर लाइक बटन प्रेस करें ताकि हमें और अच्छे वीडियो बनाने की प्रेरणा मिले। तो शुरू करते हैं ये पाठ। ये 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। इसमें देखिए, इसमें 2 मानचित्रों के बारे में दिया हुआ है। ये पहला मानचित्र, ये मानचित्र बनाया गया एक भूगोलवेत्ता, भूगोल के विशेषज्ञ थे अल इदरिसी। उन्होंने ये भारत का मानचित्र बनाया, लेकिन इस भारत के मानचित्र में इसको उन्होंने उल्टा बनाया। और ये आप यदि इधर से पलट करके देखेंगे तो ये हमारा नॉर्थ इंडिया है, ये साउथ इंडिया है, और ये है हमारे श्रीलंका को इसमें दिखाया गया है। इसके कुछ दिनों के बाद, इस मानचित्र को बनाने के कुछ दिनों के बाद, एक फ्रांसीसी चित्रकार ने भी 1720 में एक मानचित्र बनाया। वो मानचित्र आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये मानचित्र है इस प्रकार का। तो ये मानचित्र इसमें आप देखेंगे, ये आपको ज़्यादा बेहतर दिखेगा। इसमें ज़्यादा सूचनाएं हैं। तो ये इतना बेहतर कैसे बन पाया? तो ये बन पाया क्योंकि समय भी हो गए थे और काफ़ी टेक्नोलॉजी भी आ गई थी। इसकी वजह से ये मानचित्र बहुत अच्छे से बन पाया। तो हम लोग यही इस पाठ में जानने की कोशिश करेंगे क्या क्या कुछ बदलाव हुए। तो आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि एक शब्द आता है, काफ़ी सारे शब्द, इतने 1000 सालों के दौरान काफ़ी पुराने शब्द छूट गए, काफ़ी नए शब्दों का समावेश हुआ। ऐसे ही एक नया शब्द आया, हिंदुस्तान। ये नया शब्द आया, ये हिंदुस्तान आया। तो इसमें इस हिंदुस्तान का अभी के समय में क्या अर्थ है? हिंदुस्तान का अभी के समय में भारतवर्ष से मतलब है, भारत से लेते हैं। लेकिन जब पुराने समय में लगभग 13वीं सदी में शुरुआती समय में इस शब्द का प्रयोग मिन्हाज सिराज ने किया, तो उनका मतलब सिर्फ उत्तर भारत, और उत्तर भारत के भी सिर्फ पंजाब, हरियाणा और ये क्या कहते हैं, लगभग उत्तर प्रदेश के हिस्से तक ही सीमित था। और बाद में जैसे जैसे सुल्तानों ने अपना क्षेत्र बढ़ाया, वैसे वैसे ये हिंदुस्तान शब्द का भी अर्थ बदलता चला गया। तो इस प्रकार जो है हिंदुस्तान शब्द का अर्थ काफ़ी बदलाव आए। जैसे जैसे हिंदुस्तान सुल्तानों का क्षेत्र बढ़ता गया, हिंदुस्तान शब्द भी, हिंदुस्तान उस क्षेत्र को भी हिंदुस्तान कहा जाने लगा। फिर इसी प्रकार का एक और प्रमुख शब्द आता है विदेशी, है ना। वो शब्द है विदेशी। ये विदेशी जो है, जनरली हम लोग समझते हैं विदेशी का अर्थ ये है कि जो किसी दूसरे देश का हो, पाकिस्तान का हो, ईरान का हो, तुर्की से आया हुआ हो। लेकिन पुराने समय में विदेशी किसे कहा जाता था? ऐसे व्यक्ति को कहा जाता था जो उस सभ्यता संस्कृति का हिस्सा नहीं हो। जैसे किसी क्षेत्र में यदि कोई अनजान से व्यक्ति आता था
तो उसे विदेशी कहा जाता था। और आज इसके लिए विदेशी शब्द का इस्तेमाल नहीं करते, आज उसको परदेसी या अजनबी के नाम से जाना जाता है। और आज भी गांव घर में ऐसा ही होता है कि गांव घर में यदि कोई पुराने विचार के लोग होते हैं तो वो जनरली पूछते हैं कौन से देश से आए हो भाई, हम दूर देश से के रहने वाले हैं। तो आज भी वो संबंध तो आज भी है। फिर आगे बढ़ते हैं, इतिहास के कौन कौन से स्रोत हैं। ये जो पीरियड है हमारा 1700 से लेकर के 1750, इस पीरियड में, तो ये इस पीरियड को जानने के कौन कौन से साधन हैं, वो जानने के क्या स्रोत हैं। तो इसको जानने के दो स्रोत हैं। कौन कौन से? एक है पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत, और दूसरा है लिखित स्रोत। लिखित स्रोत है ना। अब कहेंगे पुरातात्विक स्रोत किसको कहेंगे? पुरातात्विक स्रोत हैं वैसे जो पुराने ज़माने के हैं, पुराने समय के, जो हमें खुदाई से प्राप्त हुए हैं, ऐसे स्रोतों में आते हैं सिक्के, शिलालेख, स्थापत्य यानी भवन निर्माण कला। तो ये सब जो है बिल्डिंग्स और मूर्तियाँ, ये सारे के सारे पुरातात्विक स्रोत हैं। इसके अलावा लिखित सामग्री में, लिखित स्रोत में आता है कि जो राजा थे, सुल्तान थे, उनके दरबार में भी लेखक हुआ करते थे, उन्होंने भी उस समय के बारे में काफ़ी कुछ लिखा है, तो उनसे भी जानकारी मिलती। इसके अलावा इस समय में कुछ विदेशी यात्री भी आए, उन्होंने भी इसका विवरण लिखा। तो ये सभी जो है उस समय के स्रोत हैं। फिर उस समय क्या था कि पुराने समय में ये प्रिंटिंग प्रेस थे नहीं। आज यदि आपको किसी पेज की आपको ज़रूरत होगी तो आप जेरॉक्स करवा सकते हैं, आप चाहें तो प्रिंट भी करवा सकते हैं बहुत सारे चीज़ों को। लेकिन पुराने समय में प्रिंटिंग प्रेस तो हुआ नहीं करते थे। तो ऐसे में कुछ स्पेशलिस्ट लोग होते थे जो क्या करते थे, ये लिखने का काम करते थे। तो ये स्पेशलिस्ट लोग ये सभी क्या करते हैं, ये नकल करने की कोशिश करते हैं। नकल करने की कोशिश कैसे करते थे? ये देखिए, ये पुरानी बुक है और इससे ये नई बुक में ये क्या कर रहे हैं, उसकी कॉपी कर रहे हैं, कॉपी तैयार कर रहे हैं। तो इस प्रकार आज भी ऐसा ही होता है कि जिसकी राइटिंग अच्छी होती है उससे कुछ विशेष यदि महत्वपूर्ण चीज़ उतरवाना होता है तो उससे लिखवा लेते हैं। तो ये इनका काम ठीक ही होता है, लेकिन कभी कभी इनके साथ भी गड़बड़ी होती थी। जो पांडुलिपियाँ कहते हैं, पांडुलिपियों की नकल उतारी जाती थी। तो बहुत सारी पांडुलिपियाँ सही हालत में नहीं हैं, बहुतों को कीड़ों ने खा लिया है, दीमक लग गए हैं उसमें। कभी कभी क्या होते थे, ये नकल उतारने वाले जिनको खुशनविशी कहा जाता था, ये खुशनविशी क्या होते थे कि ये कुछ शब्दों को उसको समझ नहीं पाते थे, तो उसको हूबहू वैसे ही उतारने की कोशिश करते थे, और एक की दूसरी नकल उतार रहे, दूसरे की चौथी नकल, इस प्रकार करके मूल स्रोत से कभी कभी काफ़ी सारे वो क्या हो गए, अंतर भी आ गए हैं। तो ये सभी पांडुलिपियों के उपयोग में ये सभी दिक्कत आती है। तो ये पुराने समय के जो हाथों से लिखी गई थी। तो फिर आते हैं कि इस समय काफ़ी सारे क्या हो रहे थे कि नए नए समूह भी आ रहे थे, नए नए लोग आ रहे थे, और इस समय नई नई प्रकार की टेक्नोलॉजी भी आ रही थी। अभी की यदि टेक्नोलॉजी की बात करें तो मोबाइल फ़ोन है, फिर इंटरनेट है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है,
टेप रिकॉर्डर है, तो ये सभी अभी के समय टेक्नोलॉजी है। लेकिन इस समय भी, पुराने समय में भी टेक्नोलॉजी थी। तो कौन कौन सी टेक्नोलॉजी का प्रयोग, मतलब ये कौन नई नई टेक्नोलॉजी इस समय देखने को मिलती है? सिंचाई में रहट का उपयोग किया जा रहा था। रहट क्या है? ये देखिए यहाँ पर ये रहट को दिखाया गया है। ये पानी निकालने के लिए इसका यूज किया जाता था। तो ये जो है इस प्रकार से ऐसे ये करके घूमते जाते थे और ये नीचे से जो है पानी उठा करके ये दिया करते थे। तो रहट का, सिंचाई में रहट का उपयोग किया जाता था। कताई में चरखे, युद्धों में आग्नेयास्त्र जिसको फायर आर्म्स, गोला बारूद ये सभी कहते हैं। बंदूक तो अभी आए नहीं थे, हाँ तोप जरूर आ गए थे। तो इसका आविष्कार हो रहा था। बहुत सारे नए लोग सब भी इस क्षेत्र में आ रहे थे। नए नए प्रकार की फसलें भी आ रही थी। आलू, मकई, मिर्ची, चाय, कॉफ़ी, इसमें से बहुत सारी चीज़ें जो है दूसरे क्षेत्रों से भी आई। जैसे आलू की ही बात करें तो आलू तो हमारे भोजन का एक प्रमुख हिस्सा है और यदि आलू नहीं मिले तो लगता है कुछ खाए ही नहीं है। और आलू इतना ज़्यादा डिमांड हो गया है हमारे भारतीय समाज में कि सुबह शाम हमेशा बस आलू ही आलू से पाला पड़ता है। फिर इस समय एक नई जाति भी आई जिसको राजपूत के नाम से जाना जाता था। वो कौन सी जाति थी? जिसको इस समय अनेक प्रमुख जातियों का भी उदय हुआ। इन्हीं जातियों में से एक प्रमुख जाति थी राजपूत जाति। राजपूत शब्द राजपुत्र शब्द से निकला है। अक्सर राजपूतों को उनकी वीरता के लिए जाना जाता रहा है। ऐसे ही एक राजपूत महाराणा प्रताप के बारे में आगे जाकर के पढ़ेंगे आप लोग। तो ये राजपूत अपनी देशभक्ति, अपने वीरता के लिए प्रारंभ से ही प्रसिद्ध रहे हैं। इस समय अनेक जातियों ने भी प्रमुखता से इतिहास में अपना स्थान प्राप्त किया। ऐसे में मराठा, सिख, जाट, अहोम, कायस्थ, तो ये सभी प्रमुख जातियां थी। और काफ़ी सारे इस समय में चेंजेज आ रहे थे। इस समय जातियां अपने सदस्यों के लिए खुद ही नियम बनाती थी और इसको जाति पंचायत कहा जाता था। ये अपने नियम बनाती थी ये जाति पंचायत में ही। और इसलिए कभी कभी कहा गया था यदि फैसले को नहीं मानोगे तो हम तुम्हें जात बिरादरी से बाहर कर देंगे। तो ये इस तरह की स्थिति देखने को मिलती है। फिर इसके बाद इस समय में अनेक ये राजवंशों का उदय हुआ। दिल्ली के सुल्तान से शुरू करके बहुत सारे शासक उसमें आए। उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों तक अपने इसको फैलाया और कुछ का तो सिर्फ उत्तर भारत के ही कुछ क्षेत्रों तक फैला हुआ रहा। ये इस क्षेत्रों तक ही फैला रहा, लेकिन कुछ राज्यों तक वो नीचे तक भी इनका शासन गया। कुछ ने इधर भी अपना विस्तार किया, अलग अलग क्षेत्रों तक अपना विस्तार किया। और सबसे ज़्यादा मुगलों के समय में, तुगलकों के समय में विस्तार हुआ। अनेक राजवंशों का इस समय में उदय हुआ। जैसे चोल जाति थी, चोल साम्राज्य स्थापित हुए। खलजी, अलाउद्दीन खलजी का नाम सुना होगा। फिल्म पद्मावत पिक्चर यदि आप लोगों ने देखी है तो उसमें ज़रूर अलाउद्दीन खलजी को दिखाया होगा। किसने किया था उसमें रोल अलाउद्दीन खलजी का? रणवीर सिंह। चलिए ठीक है। तुगलकों ने भी अपना राज्य स्थापित किया। मुगल साम्राज्य काफ़ी विशालकाय था, तो कुछ साम्राज्य भी स्थापित हुए। इसमें से कुछ छोटे साम्राज्य थे और कुछ बड़े बड़े साम्राज्य थे। तो
फिर इसके बाद आते हैं कि कुछ इसमें से कुछ साम्राज्य को सर्व क्षेत्रीय साम्राज्य भी कहा गया। सर्व क्षेत्रीय साम्राज्य ऐसा साम्राज्य था, वह साम्राज्य था जिनका शासन एक लंबे लगभग भारत के एक बड़े से हिस्से पर, या और भी कहें भारत के क्षेत्र के पार भी जाकर के फैलाव हुआ। जैसे मुगलों के समय में ये हुआ, सर्व क्षेत्रीय साम्राज्य स्थापित हुआ। फिर तुगलक के समय में भी अलाउद्दीन खिलजी ने भी एक लंबे चौड़े क्षेत्र की स्थापना की। इस समय एक नए धर्म का भी आगमन हुआ। पहले से भी अपने यहाँ पर धर्म चल रहे थे जिसको आज हम लोग हिंदू धर्म कहते हैं, लेकिन उस समय प्रारंभ इसको हिंदू धर्म नहीं कहा गया, इसको ब्राह्मण धर्म भी कुछ लोग कहते हैं, या जिसको वैदिक सनातन धर्म कहा जाता है। ये धर्म था जिसमें अनेक देवी देवताओं की पूजा की जाती थी, लेकिन मुख्य रूप से 3 देवताओं को प्रमुख माना गया, ब्रह्मा, विष्णु और शंकर जी को माना गया। इसके अलावा भी दुर्गा, काली, इन सभी देवी देवताओं की भी पूजा की जाती थी। फिर संस्कृत ज्ञान को प्रमुखता दी जाती थी। इसी समय में एक नए धर्म का भी आगमन हुआ, वो धर्म था इस्लाम धर्म। वो धर्म कौन सा था? ये इस्लाम धर्म था। तो ये इस्लाम धर्म की शुरुआत मानी जाती है मक्का मदीना से, सऊदी अरब से मानी जाती है। और बहुत सारे लोग मोहम्मद साहब अल्लाह का संदेश लेकर के अपने देशों में भी आए और यहाँ पर भी इस्लाम को स्थापित करने का प्रयास किया। और बहुत सारे लोग प्रभावित होकर के मुस्लिम भी बने। आगे जाकर के इस्लाम 2 भागों में बट गया, एक को शिया कहते हैं और दूसरे को सुन्नी कहते हैं। इस्लाम के 2 भाग कौन कौन से हैं? एक कहलाते हैं शिया और दूसरे कौन कहलाते हैं? दूसरे हैं सुन्नी। अब शिया किसको कहते हैं? ऐसे लोग जो पैगंबर मोहम्मद साहब और के असली वारिस उनके दामाद अली को मानते हैं, तो उनको शिया कहा जाता है। और सुन्नी समुदाय ऐसे लोगों को कहा गया जो मोहम्मद साहब के बाद खलीफाओं के प्रभुत्व को खलीफाओं का प्रभुत्व स्वीकार करते हैं, है ना। बहुत सारे खलीफा हुए हैं। प्रथम खलीफा अबू बकर हुए, फिर उसके बाद भी और भी बाद में आगे जाकर के आप लोग पढ़ेंगे कि तुर्की के सुल्तान को खलीफा कहा जाता था। तो यह है। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि इस समय पहले भी भारत का इतिहास लिखा जाता था, लेकिन अंग्रेजों ने भारतीय इतिहास लिखने की परंपरा की शुरुआत की। और इसमें क्या हुआ कि विदेशियों ने भारतीयों का इतिहास लिखा, तो उन्होंने अपने हिसाब से लिखा और इसको उन्होंने 3 कालखंडों में बांटा, 3 पीरियड में बांटा। वो कौन कौन से थे? एक तो हिंदू पीरियड, मुस्लिम और ब्रिटिश पीरियड कहा गया। हिंदू काल, मुस्लिम काल और ब्रिटिश काल कहा गया। ये विभाजन का आधार इस प्रकार का था कि जिस समय ज़्यादातर शासक हिंदू थे उसको हिंदू पीरियड कहा गया, जिस समय ज़्यादातर शासक मुस्लिम थे, सुल्तान थे, बादशाह थे, उसको मुस्लिम पीरियड कहा गया। और अंग्रेज यहाँ पर आए और अंग्रेजों ने अपने शासन की स्थापना की, उस पीरियड को ब्रिटिश काल कहा गया। तो ये तीन पीरियड में इन्होंने बांटा। तो तीन हिस्से कौन कौन से थे? एक को कहा गया हिंदू काल, दूसरे को कहा गया मुस्लिम काल और तीसरे को ब्रिटिश काल, या फिर उसको कहें ये ईसाई काल के भी नाम से जाना गया। तो ये उनके ये विभाजन का आधार था, लेकिन बहुत सारे लोग इस विभाजन को स्वीकार नहीं करते हैं।
उनका मानना था कि ये धर्म के आधार पर ही भारत का इतिहास लिखा जाए, ये ठीक नहीं है। और यदि सिर्फ धर्म को ही मानने से बहुत सारी चीज़ों की उपेक्षा हो जाती है, इसलिए धर्म की बजाय कुछ और भी दूसरे आधार पर इसको बांटा गया। इसको कुछ लोग 3 आधार पर भी बांटते हैं। इसको समय के आधार पर बांटते हैं, जैसे प्राचीन काल, कुछ को मध्यकाल और तीसरे को आधुनिक काल कहते हैं। प्राचीन काल यानी 700 ईस्वी तक, 2500 ईस्वी पूर्व से लेकर के 700 ईस्वी के पूर्व तक के समय को प्राचीन काल, एंशिएंट इंडिया। फिर 700 से लेकर के 1700 ईस्वी तक के काल को मध्यकाल। और जब से अंग्रेजों का या ब्रिटिश का आगमन होता है अपने देश में, यूरोपियों का आगमन होता है, तब से लेकर के भारत की आज़ादी और अभी तक के समय को आधुनिक काल के नाम से जाना जाता है। लेकिन ये इस प्रकार का भी विभाजन ठीक नहीं है। इस प्रकार के विभाजन को भी इतिहासकार सही नहीं मानते हैं। कारण ये कि ये एक सापेक्षिक शब्द है। जो समय के साथ क्या होता है, जो आज नई चीज़ है कल वो पुरानी हो जाएगी। जिसको हम प्राचीन काल कहा गया वह भी कभी नवीन काल या आधुनिक काल के नाम से जाना गया होगा। और दूसरी बात ये, जिसको वो आधुनिक काल कहते हैं, अंग्रेजों के समय को जिसको आधुनिक काल कहा जाता है, तो इस समय में भी, इस समय कहते हैं आधुनिक होने के लिए लोगों के पास तर्क क्षमता, फिर तर्क करने की क्षमता होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी वगैरह होनी चाहिए, ये सब तो थी। लेकिन स्वतंत्रता नहीं थी भारतीयों के पास में। इसलिए इस पीरियड को आधुनिक काल कहना सही नहीं है। तो यही मेरी ओर से एक छोटा सा प्रयास था और उम्मीद है आप लोग इसके क्वेश्चन आंसर को कर लेंगे। तो लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा संक्षेप में करा दूं। अतीत में विदेशी किसे माना जाता था? सबसे पहले विदेशी पहले किसे कहा जाता था? आज किसे कहा जाता है विदेशी? वह जो किसी दूसरे देश से आया हो। लेकिन अतीत में विदेशी उसे कहा जाता था जो दूसरे क्षेत्र या दूसरे संस्कृति का हो। आज उसको विदेशी की बजाय अजनबी कहा जाता है, परदेसी कहा जाता है। फिर सही गलत ये इसको कर लेंगे। 700 के बाद के काल के संबंध में अभिलेख नहीं मिलते हैं, तो ये गलत है। सही है, फिर ये गलत है। फिर रिक्त स्थान अभिलेखागार में पांडुलिपियाँ रखी जाती थी। जियाउद्दीन वर्णी 14वीं सदी का एक इतिहासकार था। आलू, मक्का, मिर्च, चाय, कॉफ़ी उपमहाद्वीप में इस काल के दौरान लाई गई कुछ नई फसलें थी। इस काल में हुए प्रौद्योगिकी परिवर्तनों की तालिका दें। टेक्नोलॉजी में क्या क्या चेंजेज हुए हम लोग शुरुआत में ही पढ़ चुके हैं। सिंचाई में रहट का प्रयोग किया गया, कताई में चरखे का, और युद्धों में आग्नेयास्त्र का उपयोग किया गया। तो ये सब कुछ चेंजेस थे। फिर इसके बाद देखते हैं इस काल में हुए कुछ प्रमुख धार्मिक परिवर्तनों की जानकारी दें। तो धार्मिक परिवर्तन कौन कौन से हुए? हिंदू धर्म में क्या क्या परिवर्तन आए इसमें बहुदेववाद की परंपरा थी। अनेक देवी देवताओं को पूजा जाता था। ब्राह्मणों के महत्व में वृद्धि हुई। फिर इस समय में एक नया धर्म का भी उदय हुआ जिसको इस्लाम धर्म कहा गया। इस्लाम धर्म अल्लाह का संदेश लेकर के अपने देश में पहुंचे। फिर हिंदुस्तान शब्द का अर्थ कैसे बदला है? आज हिंदुस्तान शब्द से आप क्या समझते हैं? फिर यही एक पूरे भारतवर्ष को माना जाता है। हिंदुस्तान शब्द से का अर्थ है पूरा भारतवर्ष। लेकिन मिन्हाज सिराज ने जब शुरू में इसका प्रयोग किया तो उनका मतलब सिर्फ उत्तर भारत के पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच के प्रदेशों के लिए ही था। और जैसे जैसे दिल्ली के सुल्तानों ने अपना क्षेत्र विस्तार किया, इसका अर्थ भी बदलता रहा। जिस क्षेत्र को जीतते चले गए उस क्षेत्र को हिंदुस्तान कहा गया। जातियों के मामले कैसे नियंत्रित किए जाते थे? तो बहुत सारी जातियां अपने सदस्यों के व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए
ये अपने नियम कानून बनाती थी, जिसको जाति पंचायत कहा गया, और अपने सदस्यों को इन नियमों को मानना पड़ता था। सर्व क्षेत्रीय साम्राज्य से आप क्या समझते हैं? वह साम्राज्य जो एक लंबे चौड़े क्षेत्र तक फैला हुआ रहा, ऐसे क्षेत्रों को सर्व क्षेत्रीय साम्राज्य कहा गया, जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप के एक बड़े से हिस्से पर अपना अधिकार जमाया। जैसे चोल, खिलजी, तुगलक, मुगल इसको मानते हैं। पांडुलिपियों के उपयोग में क्या समस्याएं आती है इतिहासकारों के सामने में? तो पांडुलिपियां बहुत पुरानी हैं, बहुतों को दीमक ने खा लिया है ना। और कभी कभी जो खुशनविशी होते थे, जो नकल करने का काम करते थे, पांडुलिपियों की नकल उतारते थे, उन शब्दों को समझ नहीं पाते थे और उसको हूबहू उतारने की कोशिश करते थे। और कभी कभी ये भी हुआ है कि उसकी नकल तैयार की गई, फिर उसकी नकल से कोई और नकल तैयार की गई, तो उससे मूल से काफ़ी सारे चीज़ें जो है बदल गई है। इतिहासकार अतीत के कालों और युगों को कैसे विभाजित करते हैं? तो हर काल इतिहासकार कुछ काल की कुछ विशेषताओं को के आधार पर अलग अलग युगों में विभाजित करते हैं। क्या इस कार्य में कोई कठिनाई आती है? हाँ, आती है। अब ये कि किस काल को महत्वपूर्ण समझा जाए। हो सकता है कि इतिहासकारों के सामने कुछ और काल महत्वपूर्ण हो और सामने वालों के सामने में उसे इम्पोर्टेंट समझें ही नहीं, उसे महत्वपूर्ण समझें ही नहीं। तो ये सभी परेशानी आती है। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये प्रयास ज़रूर पसंद आया होगा। तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक बटन अवश्य ही प्रेस करें। बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। ये मेरी ओर से एक छोटा सा प्रयास था। तो धन्यवाद।